हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, मेरी जो वीडियो होने वाली है ये बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर की होने वाली है। फिफ्थ सेमेस्टर में जो आपकी हिस्ट्री है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 से 1870 तक, और हिंदी में इस बुक का नाम है यूरोप का इतिहास 1789 से 1870 तक। अगर आपके पास ये बुक है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर करवा रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपने ये सारी ही वीडियोस देख ली तो आपको बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी ही बुक को यानी होल बुक को कवर कर लेंगे बाय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। ठीक है, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो 1, वीडियो 2 और वीडियो 3 प्रोवाइड करवा दी है। आज हमारी वीडियो 4 होने वाली है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरी ही प्लेलिस्ट का, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी करे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की आगे वाली सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। यानी लास्ट वीडियो में हमने जहाँ छोड़ा था उससे आगे के जो क्वेश्चन रह गए थे हम उन्हें कवर करेंगे। ओके, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 19वीं शताब्दी में इटली और जर्मनी की एकीकरण प्रक्रिया का परीक्षण कीजिए। यानी आपको बताना है जो 19वीं शताब्दी में इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ था उस प्रक्रिया के बारे में। इन आंदोलन में शामिल प्रमुख व्यक्तियों, विचारधाराओं और राजनीतिक रणनीतियों तथा राष्ट्रीय एकता को प्राप्त करने में उनके सामने आने वाली चुनौतियों का पर प्रकाश डालना है। किस तरह से? देखिए, इन आंदोलनों में जो एकीकरण के आंदोलन हो रहे थे, इनमें किन व्यक्तियों ने योगदान दिया, विचारधाराएँ क्या-क्या थी, राजनीतिक जो रणनीतियाँ थीं वो क्या थी और क्या-क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वो भी आपको बताना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आंसर देखेंगे। आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, 19वीं शताब्दी यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का युग। यानी 19वीं शताब्दी जो थी उसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का जो युग था वो स्टार्ट हो गया था। नेपोलियन युद्ध के बाद यूरोप में कई छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आए। यानी नेपोलियन युद्ध के बाद में यूरोप में कई छोटे छोटे राज्य जो हैं वो सामने आए थे, जिसमें राजनीतिक विभाजन और विदेशी नियंत्रण था। यानी राजनीतिक स्तर पर विभाजन भी था और विदेशी यानी अलग देशों का वहाँ पर नियंत्रण भी देखने को मिल रहा था। इस दौर में इटली और जर्मनी में राष्ट्रीय एकता की भावना उभर कर सामने आई। इसका परिणाम अंत इन दोनों देशों का एकीकरण के रूप में हुआ। यानी इस दौर में ही जो इटली है और जर्मनी है, इन दोनों का एकीकरण की जो भावना है वो सामने आ रही थी धीरे धीरे, और अंत में हम कह सकते हैं दोनों का एकीकरण भी हो गया था। इन आंदोलन ने यूरोप के राजनीतिक नक्शे को पूरी तरह बदल दिया, और इन दोनों के जो ये आंदोलन हुए थे या यूरोप का जो ये आंदोलन था, इसने जो राजनीतिक नक्शा था उसे पूरी तरीके से बदल कर रख दिया था। क्यों? क्योंकि दोनों का एकीकरण हो गया था। इटली का एकीकरण किस तरह से? इटली का एकीकरण जो है वो 1850 से 1870 तक हम देख सकते हैं। इसकी पृष्ठभूमि के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं। पृष्ठभूमि में आप लिखेंगे 1815 की वियना की कांग्रेस के बाद इटली कई छोटे राज्यों में बट गई थी। अब वियना की जो कांग्रेस है उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ कि किस तरह से इसने भूमिका निभाई थी, और इटली छोटे छोटे राज्यों में बट गई थी वियना की कांग्रेस के बाद में। जैसे कि सुडेनिया हो गया, नेपलिस हो गया, मोम्बार्डी हो गया, वेनिस, टस्कनी आदि, इन सारे जो राज्य हैं इनमें बढ़ गई थी। इसमें से कई हिस्सों पर ऑस्ट्रेलिया का नियंत्रण था। यानी कई हिस्सों पर ऑस्ट्रेलिया यानी विदेशी ये जो नियंत्रण था वो भी देखने को मिला। जनता विदेशी शासन और राजनीतिक विभाजन से असंतुष्ट थी। यानी अब जनता भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी विदेशी शासन से। अगर हम प्रमुख व्यक्तित्व और विचारधाराओं की बात करें कि कौन कौन से व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं और कौन कौन सी विचारधारा हैं, तो इसमें आप लिखेंगे, पहला आप लिखेंगे जोसेप्पे मेज़नी। इसमें आप लिखेंगे यंग इटली संगठन के संस्थापक। यानी इन्होंने यंग जो इटली है ये संगठन बनाया था। इन्होंने राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और राज्य की वकालत की थी, ताकि जो राष्ट्रीय एकता है और लोकतंत्र है उसको बनाया जा सके। उनका नारा था एकीकरण, स्वतंत्रता और गणराज्य, ये इन्होंने नारा दिया था। वह राष्ट्रवाद के जनक कहे जाते हैं। यानी इन्हें ही राष्ट्रीयवाद के जो जनक हैं वो भी कहा जाता है, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे
काउंट कैमिलो डी कैवुर ये जो हैं ये किस तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं, चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे वह सार्डिनिया के प्रधानमंत्री थे, यानी ये जो है ये सार्डिनिया जो हमने अभी राष्ट्रीय देखे थे जहाँ पर बहुत सारे राज्य थे, ये उनमें से एक के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने एकीकरण को राजनयिक और राजनीतिक रणनीति के माध्यम से आगे बढ़ाया, यानी जो एकीकरण की प्रक्रिया थी उसे राजनयिक और राजनीति के माध्यम से इन्होंने आगे बढ़ाया था। उन्होंने फ्रांस के नेपोलियन तृतीय से संगठन किया और 1859 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ युद्ध में जीत हासिल की और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी युद्ध किया था ताकि जो एकीकरण है उसे प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ज्यूसेप्पे ग्रिवाल्डी, इन्होंने क्या किया, एक प्रसिद्ध सैनिक और क्रांतिकारी नीति, यानी ये जो थे ये एक प्रसिद्ध सैनिक भी थे और क्रांतिकारी इन्होंने नीतियाँ भी बनाई थी। 1860 में उन्होंने अपने रेड शर्ट्स दल के साथ दक्षिण इटली को जीता और राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय, इन्होंने क्या योगदान दिया, चलिए इनके योगदान की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे उन्होंने एकता का प्रतीक बनकर इटली को एक राजतंत्र के रूप में संगठित किया, यानी यही एकता का प्रतीक बने थे। 1861 में इन्होंने एकीकृत इटली के राजा घोषित किया गया, यानी इन्हें ही 1860 में एकीकृत इटली का जो राजा है वो घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एकीकरण की प्रमुख घटनाएं, यानी जो एकीकरण हुआ था इसमें कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं थी। तो पहली आप लिखेंगे 1859 की सुडेनिया और फ्रांस ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को हराया, उत्तर इटली के हिस्से मुक्त हो गए, यानी फ्रांस को हराकर जो उत्तर इटली है उसे एक तरह से मुक्त कर दिया गया था, उसे स्वतंत्र कर दिया गया था। नेक्स्ट आप लिखेंगे 1860 गैरीवाल्डी ने दक्षिण इटली को जीत लिया और यहाँ पर दक्षिण इटली को भी जीत लिया गया था। 1861 इटली का एकीकरण हुआ और विस्टर इमैनुअल राजा बने, यानी इटली का एकीकरण होकर विस्टर इमैनुअल को राजा बना दिया गया। 1866 ऑस्ट्रो-प्रेशियन युद्ध के बाद वेनियस इटली में मिल गया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे 87 फ्रांस की हार के बाद रोम इटली की राजधानी बन गई थी, यानी फ्रांस को हराकर जो रोम है वो इटली की राजधानी बन गई थी। अगर प्रमुख चुनौतियों की बात करें, क्योंकि हमसे चुनौतियों के बारे में भी पूछा गया है क्वेश्चन में, तो इसकी जो प्रमुख चुनौतियां हैं वो आप लिखेंगे क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृतियों में विभाजन, यानी जो क्षेत्रीय भाषा है संस्कृति हैं उनमें विभाजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया का विरोधी और विदेशी दखल, यानी ऑस्ट्रेलिया जो है वो विरोध में और विदेशी दखल भी बढ़ने लगा था। दक्षिण और उत्तरी इटली के आर्थिक असंतुलन, यानी दक्षिण और उत्तरी जो इटली है उसमें आर्थिक जो असंतुलन है वो बढ़ने लगा था। उदारवादी और रूढ़िवादी ताकतों के बीच संघर्ष, यानी जो उदारवादी और जो रूढ़िवादी ताकतें थी, यानी उदारवाद और रूढ़िवाद के बीच में इस टाइम पे संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि कुछ लोग उदारवाद को समर्थन कर रहे थे और कुछ लोग रूढ़िवाद को समर्थन कर रहे थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जर्मनी का एकीकरण। अभी हमने इटली का एकीकरण देखा, अब हम देखेंगे जर्मनी का एकीकरण जो कि हुआ था 1815 से 1871 तक। किस तरह से जो जर्मनी है उसका एकीकरण हुआ, तो इसमें हम देखेंगे पृष्ठभूमि। इसमें आप लिखेंगे 1815 की वियना कांग्रेस के बाद जर्मनी लगभग 39 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गई थी। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है। इन सबका गठन जर्मनी परिषद के नाम से हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव प्रमुख था, यानी यहाँ पर ये जो 39 छोटे छोटे राज्यों में बटे थे इसे जर्मनी परिषद के नाम से जाना गया और ऑस्ट्रेलिया सबसे प्रमुख था। प्रशा सबसे सशक्त राज्य बनकर उभरा और जो प्रशा था वो सबसे जो सशक्त राज्य है वो बन गया था आगे चलकर। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रमुख व्यक्तित्व और विचारधाराएं, यानी यहाँ कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति थे और विचारधाराएं थी। तो इसमें आप लिखेंगे ऑटो वन बिस्मार्क, किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे प्रशा के प्रधानमंत्री और आयरन चांसलर कहलाए थे इन्हें। उन्होंने कहा लोह और रक्त से ही एकता संभव है, यानी लोह और जो रक्त है उसी से हम एकता बना सकते हैं। उन्होंने युद्ध और कूटनीति दोनों का उपयोग करके जर्मनी को एकीकृत किया, यानी इन्होंने कूटनीति का भी प्रयोग किया और युद्ध का भी प्रयोग किया ताकि एकीकरण को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट अब हम राजा विलियम प्रथम, किस तरह से इन्होंने क्या योगदान दिया, इन्होंने बिस्मार्क को पूरा समर्थन दिया और बाद में एकीकृत जर्मनी के प्रथम सम्राट बन गए, यानी ये आगे चल के जो एकीकृत जर्मनी थी उसके सम्राट बने थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राष्ट्रवाद की विचारधारा, किस तरह से अब राष्ट्रवाद की जो विचारधारा थी वो भी बढ़ने लगी, यानी जो राष्ट्रवाद की विचारधारा थी वो भी बढ़ने लगी थी। किस तरह से जर्मनी जनता में साझा भाषा, संस्कृति और इतिहास के कारण राष्ट्रवाद की भावना तेज हो गई।
यानी अब जो जर्मनी जनता थी और साझा भाषा थी, संस्कृति थी, इतिहास था, उसकी वजह से जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो और ज़्यादा तेज़ हो गई। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे जोल वेरियन नामक आर्थिक संघ ने आर्थिक एकता स्थापित की, यानी ये जो संघ था इन्होंने जो आर्थिक एकता है उसे स्थापित करने की बात की। अब हम देखेंगे एकीकरण की प्रमुख घटनाएं, यानी जो एकीकरण हुआ रहा था इसकी क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई, क्यों ये एकीकरण को अपनाया गया। तो इसमें आप लिखेंगे 1864 डेनमार्क युद्ध। किस तरह से 1864 में डेनमार्क युद्ध हुआ। प्रशा प्रशा और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर डेनमार्क को हराया और दो प्रदेश स्लेवियन व हेल्स्टीन पर अधिकार पाया, यानी इन्होंने ये जो डेनविया है उसको हराकर इन दोनों पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे 1866 ऑस्ट्रो प्रिशियन युद्ध। किस तरह से ये युद्ध हुआ, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे प्रशा ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और उत्तरी जर्मनी राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 1870 और 71 फ्रैंको प्रुशियन युद्ध। किस तरह से जो फ्रैंको प्रुशियन युद्ध हुआ था, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे फ्रांस की हार के बाद दक्षिण जर्मनी राज्य की प्रशा के साथ मिल गया। 1870 में वर्साई में जर्मनी साम्राज्य की घोषणा हुई और विलियम प्रथम सम्राट बन गए, यानी इसके बाद में जो विलियम थे वो प्रथम सम्राट बन गए थे। ठीक है, अगर प्रमुख जो चुनौतियां थी वो कौन कौन सी थी, अगर प्रमुख चुनौतियों की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया का विद्रोह और यूरोपीय शक्तियों की ईर्ष्या जो है वो एक तरह से चुनौती थी, जो के बीच राजनीतिक और आर्थिक मतभेद हो गया था। उदारवाद और राजतंत्र के बीच टकराव हो गया था। जर्मन राष्ट्रवाद के प्रति भय और प्रतिरोध बढ़ गया था। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे 19वीं शताब्दी में इटली और जर्मनी का एकीकरण यूरोप में राष्ट्रवाद और आधुनिक राज्य व्यवस्था की बड़ी उपलब्धता थी, यानी हम कह सकते हैं ये राष्ट्रवाद और आधुनिक राज्य की एक बड़ी उपलब्धता के रूप में सामने आया। इटली में यह आंदोलन जनता और क्रांतिकारियों के संघर्ष में सफल हुआ, जबकि जर्मनी में यह राजनीतिक चालों और सैन्य शक्ति से उभरा हुआ था, यानी यहाँ राजनीतिक चाल और सैन्य जो शक्ति थी उसे सबको देखना पड़ा। दोनों ही देशों की एकीकरण ने यूरोप में संतुलन की राजनीति को बदल दिया और आने वाले दशकों में एक नए संघर्ष की नींव रख दी थी। इस सभी ने एक तरह से जो नया संघर्ष था, जो आने वाला संघर्ष था, उसकी नींव रख दी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, अदरवाइज इससे आगे की जो क्वेश्चन है वो हम लोग वीडियो नंबर 5 में कंटिन्यू करेंगे। ओके, एंड फॉर मोर वीडियोस फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर नोट्स आप मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी चेकआउट कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।